नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे फिर वो जो क्वेश्चन जो हमने सुबह दिया था आपको, जिनमें 3 प्रश्न थे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है राजकोषीय घाटा क्या है? 60 शब्द में लिखना है इसको। दूसरा है जीडीपी साधन लागत और बाजार मूल्य में क्या अंतर है? ये भी 60 शब्द में दिया था। और तीसरा जो प्रश्न है वो है मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, तो सरकार की जो कुल आय और कुल व्यय में जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि सरकार को काम काज चलाने के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, राजकोषीय घाटा आम तौर पर जो है राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, यदि सरकार के पास राजस्व के स्रोत से जो है कम पैसा आता है और साथ ही सरकार को पूंजीगत व्यय जैसे कि जो भी स्ट्रक्चर के निर्माण है, सड़क निर्माण, इन सभी में जब सरकार को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है और उसके राजस्व में जो है कमी आ जाती है, जैसे कर है, इन सभी चीज़ों से, तो उस कंडीशन में जो है राजकोषीय घाटा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है राजकोषीय घाटा। इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। ये 60 शब्द में आप इतना ही लिखेंगे। ठीक है, सरकार की कुल आय और कुल व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को काम काज चलाने के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा आम तौर पर जो है राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक के इस्तेमाल में आने वाली जैसे संपत्ति, जैसे कि फैक्ट्री, इमारत के निर्माण, अन्य विकास कार्यों पर इसका निर्माण जो है होता है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे की भरपाई आम तौर पर जो है केंद्रीय बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक, इन सब से उधार लेकर के की जाती है। ठीक है, इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए भी बाजार से फंड जुटाया जाता है। ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि अब इसका जो राजकोषीय घाटा हो तो गया है, परंतु उसकी पूर्ति कैसे की जाती है? तो इसकी पूर्ति रिजर्व बैंक से उधारी लेकर की जाती है। और उसके बाद जो बॉन्ड वगैरह हैं, जो छोटी और लंबी अवधि दोनों प्रकार के जो बॉन्ड हैं, उनको बेच करके जो है पूंजी जो है बाजार से फंड उठाया जाता है। ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, क्यों चिंता का विषय है राजकोषीय घाटा, इसके बारे में भी चर्चा लगे हाथ कर लेते हैं, ताकि राजकोषीय घाटा से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। अर्थशास्त्री और अन्य नीति निर्माता जो है अक्सर इसी बात पर सहमत नजर आते हैं कि बड़ा और निरंतर जो बरकरार जो बजट घाटा है वो बेहतर आर्थिक प्रबंधन के जो है आड़े आता है। ठीक है, तो ऐसे घाटे की वजह से निजी निवेश जो है, जो भी निजी जो कंपनियां हैं, वो जो है इस क्षेत्र में या देश में निवेश नहीं करती हैं, वो दूसरे जगह चली जाती हैं। तो मुद्रास्फीति का इसमें दबाव बनता है, भुगतान संतुलन कमजोर पड़ जाता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है तब जो है ये होता है। ठीक है, इसका जो रास्ता है वो है राजकोषीय घाटे की भरपाई जो है आमतौर पर सरकार जो है रिजर्व बैंक से उधारी लेकर करती है, या फिर छोटी या लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करके पूंजी बाजार से फंड जुटाती है। लेकिन इससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा रहता है, मतलब मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक जो है सही चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को बिल्कुल नहीं या फिर कम करने की सलाह देते हैं। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेने की बजाय विनिवेश की राह पर चलना चाहिए। विनिवेश का मतलब कोई भी जैसे सार्वजनिक जो कंपनी है उनकी जो हिस्सेदारी है उसको सरकारी हिस्सेदारी कम करके उसमें प्राइवेट लोगों को उसके शेयर को बेचना। ठीक है, ये विनिवेश है। तो इस प्रकार से जो है राजकोषीय घाटा को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो बीते 35 साल में देश में केंद्र और राज्यों का मिला जुला जो राजकोषीय घाटा है, औसत जो सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% रहा है। पिछले 35 सालों का हिसाब किताब इसमें बताया जा रहा है। केवल 2007-8 के दौरान ही ये 5% से नीचे आया था। वर्ष 2015 में हमारा जो घाटा है वो जीडीपी के 7.5% था। ठीक है, तब उस समय जो यूरो क्षेत्र का जो घाटा था वो 2% था, मतलब जो यूरोपियन जो कंट्री है
उधर वहाँ का जो है 2% था। विकसित G20 देशों में 3% और उभरते जो G20 देश है उसमें 4.4% था। उस समय की बात है जब यहाँ 7.5% था। इसलिए विदित हो कि दुनिया का कोई भी अन्य देश हमारे इस शिथिल आंकड़े के आसपास नहीं है। मतलब हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा है वो अधिक है। ठीक है, तो पिछले कुछ समय से जहाँ राजकोषीय मोर्चे पर जो है सुधार देखने को मिला है, वहीं राज्यों के स्तर पर जो है शिथिलता का सामना, यानी कई राज्यों में जो है राजकोषीय घाटा अधिक है। लेकिन सुधारों का संघर्ष अभी भी जारी है और इसमें अभी हमको बहुत लंबी दूरी तय करना है। ठीक है, तो ये था राजकोषीय घाटा। और एक होता है राजस्व घाटा, उसको भी देख लेते हैं। राजस्व घाटा तब होता है जब किसी सरकार की जो वास्तविक शुद्ध आय होती है उसकी अनुमानित शुद्ध आय, मतलब जो सरकार ने अनुमान किया है उससे कम होती है। सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये था जो राजकोषीय घाटा है उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने देख लिया। ठीक है, तो ये जो पहला जो प्रश्न था वो 60 शब्दों में था, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, जीडीपी साधन लागत और जीडीपी जो बाजार मूल्य है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो 60 शब्द में है तो बिल्कुल कम हमको लिखना है। इस प्रकार से कॉलम खींच करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीडीपी साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साधन लागत क्या होता है। जब वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में जो लगी हुई लागत है, जो मूल्य है, वो साधन लागत कहलाता है। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट लगा है, जैसे एक पेन का निर्माण हो रहा है तो उसमें कुल 2 रुपए का प्लास्टिक लगा है, तो वो उसकी साधन लागत होगी। फिर सरकार के द्वारा इस मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है या फिर टैक्स लगाया जाता है। सब्सिडी कब दी जाती है, यदि ऐसा कोई वस्तु है जैसे कि गैस सिलेंडर है, वो हर एक व्यक्ति को सरकार देना चाहती है, तो ऐसे वस्तुओं पर सरकार सब्सिडी देती है। तो उसका जो मूल्य है, मान लीजिए 900 रुपये का सिलेंडर है, उस पर 300 रुपये सरकार सब्सिडी देती है, तो उसका जो बाजार मूल्य है वो हो जाता है 600 रुपये। ठीक है, तो बाजार मूल्य जो है सरकार के द्वारा लगाए गए सब्सिडी और टैक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो साधन लागत जो है क्या होती है, जो वास्तविक जो मूल्य है जिस पर जितने रुपए का उसमें इनपुट लगा है, और जो बाजार मूल्य वो होता है जिस पर सरकार जो है टैक्स अगर उसमें लगा देती है या सब्सिडी मतलब देती है। ठीक है, तो वो बाजार मूल्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो ये हो गया हमारा साधन लागत और बाजार मूल्य। अब हम जीडीपी का परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, देश की सीमा में जो है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर जीडीपी का आकलन जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब देश के अंदर में, एक देश है उसकी सीमा के अंदर में जो अंतिम वस्तुएं मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो है जो अंतिम वस्तुएं जो बनती हैं उनका एक जो आकलन होता है वो अगर फैक्टर कॉस्ट पर हो तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक, दूसरा, देश की सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य पर जो है जीडीपी का आकलन जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अंतर। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं। ये 100 शब्दों में लिखना था आपको। तो देखते हैं उत्तर किस प्रकार से इसको आप दे सकते हैं। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा प्राधिकारी का तात्पर्य यहाँ पर जो है जो मुद्रा को रेगुलेट करते हैं, जो लोग मुद्रा की मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में आरबीआई है। ठीक है, तो ये जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति मतलब कितना फ्लो रहेगा मनी का, उसका रेगुलेशन यानी नियम करता है, तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है। अलग से पॉइंट बना करके उद्देश्य में हम लिख सकते हैं कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में मुद्रा के प्रवाह का स्तर इस प्रकार बनाए रखना होता है ताकि बिना मुद्रास्फीति उत्पन्न किए राष्ट्र का आर्थिक जो विकास है वो तेजी से हो सके। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य।
नेक्स्ट, इसका संचालन कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण सरकार की सलाह पर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सरकार की सलाह पर जो है ये करता है। ठीक है, पहले आरबीआई 6 माह में जो है मौद्रिक नीति घोषित करती थी, अब जो है प्रत्येक 3 माह में मौद्रिक नीति घोषित करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मौद्रिक नीति के आपसे उपकरण यदि पूछ ले तो क्या क्या उपकरण है इसके मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के? तो बैंक रेट है, ठीक है, पहला। दूसरा है एसएलआर, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं। तीसरा है सीआरआर, और चौथा है रेपो रेट, और पांचवा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये हो गए इसके उपकरण। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं मौद्रिक नीति का। ठीक है, तो फिर ये हमने जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे, और आप आंसर राइटिंग करते रहिए और ग्रुप में भी डालने का कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।